कि अचानक सायरन बजने लग गए, यूक्रेनियन आर्मी आ गई और दूसरी तरफ से रॉकेट्स आ रहे थे, दूसरी तरफ से रशियन आर्मी आ गई। माहौल कैसा जॉर्जिया का? माहौल ज्यादा नहीं आगे, ज्यादा नहीं बुलाना। A1 हम लोग बैठे हुए थे तो हमें ब्लास्ट की आवाजें आई। अच्छा। तो हम जब बाहर अपनी बालकनी में गए तो वहां से देखा तकरीबन अबाउट 1 to 2 किलोमीटर्स आगे ब्लास्ट हुए थे और स्मोक वगैरह थी और आग वगैरह सारी नजर आ रही थी। तो लवीव के ऊपर हमें पाकिस्तान एम्बेसी की बस लेने आई, जिसने हमारे साथ एक बहुत बड़ा हैंड किया, हैंड कह सकते हैं कि उन्होंने हमें बॉर्डर से 40 किलोमीटर पहले उतार दिया। और हम 40 किलोमीटर सारे पैदल चल के गए बॉर्डर से। जब मार्शल लगा था उन्होंने ये कहा था कि 18 से लेके 60 तक कोई भी जो मेल है वो कंट्री लीव नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? तो आज ये छोटी सी वीडियो समझ लें, ब्रॉडकास्ट समझ लें या कुछ भी समझ लें, तो ये आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये आज हमारे साथ मुनीब भाई हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, भाई कुछ भी कह सकते हैं, वैसे तो हैं भाई। और 7th सेमेस्टर है इनका यूरोपियन यूनिवर्सिटी में, BDS की ये स्टूडेंट हैं और ये अभी आए हैं, इनको 1 मंथ होने वाला है जॉर्जिया में। तो मेरा ये मूड था कि हम इकट्ठे रहते हैं एक साथ, तो टाइम कुछ इस तरह का टाइम टेबल, आपको पता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स साथ रह के भी कभी कभी मिलते हैं, लेकिन आज मैंने कहा इनका थोड़ा सा टाइम लें। इनकी काफ़ी अच्छी स्टोरी है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मैं ये सोच रहा था कि मैं इनको आपसे मिलवाऊँ और आपके साथ ही अपनी स्टोरी शेयर करें कि जॉर्जिया 7th सेमेस्टर में कैसे आए। और मुनीब भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया वीडियो के लिए। कोई मसला नहीं। और आप कि थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा मैं। काइंडली आप शुरू करें कि आपने अपना जो तालीम का सफ़र है वो कैसे स्टार्ट किया। लाहौर से हैं बेसिकली आप, लिया और लाहौर से इनका ताल्लुक है। और बेसिकली मैं लिया से हूँ जी। फादर डॉक्टर है, डेंटिस्ट है वो भी, माशाल्लाह जी। तो पहले फादर ने कहा कि डेंटिस्ट्री करनी है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं चला गया लाहौर फिजियोथेरेपी में। तो फिजियोथेरेपी कंप्लीट होने वाली थी, मेरा लास्ट फाइनल ईयर था। लाहौर किस यूनिवर्सिटी से बोला? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर डिफेंस रोड। अच्छा अच्छा। लाहौर में मैं तकरीबन 6 इयर्स रहा हूँ, वहाँ पे रेजिडेंस जौहर टाउन में थी मेरी। अच्छा। तो 6 इयर्स वहाँ पे रहा हूँ। तो फिजियोथेरेपी कंप्लीट होने वाली थी, तो फादर के साथ वेकेशन पे मैं घर गया, तो फादर के साथ दोबारा हमारा अपना क्लिनिक लिया मैं। तो फादर के साथ गया, पेशेंट देखे तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो समझ आई नहीं डेंटिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। तो फिर मैंने कहा, फादर ने दोबारा पूछा कि डेंटिस्ट्री करनी है, तो मैंने कहा मैं डेंटिस्ट्री कर लेता हूँ। अच्छा। तो मेरा फाइनल ईयर था, मैंने फाइनल ईयर फिजियोथेरेपी के पेपर दिए। अच्छा। तो वो पेपर देने के बाद फिर फादर ने, क्योंकि आपको अगर पाकिस्तान में और आपका स्टडी गैप आ गया तो आपको एमडी कैट दोबारा देना पड़ता है। तो मेरा कोई इरादा नहीं था एमडी कैट देने का, तो फिर इसलिए फादर ने कहा कि आप बाहर चले जाएं। तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं वो बाहर होते हैं, हंगरी होते हैं और यूक्रेन वाली साइड पे होते हैं, तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आप यूक्रेन आ जाएं। अच्छा। तो प्रोसेस स्टार्ट किया, मेरे फाइनल ईयर के भी रिसर्च का था एग्ज़ाम, वो रहता था। तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, मेरा वीज़ा आ गया। तो फादर ने बताया वीज़ा आ गया, मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में पास हो गया फिजियोथेरेपी के। फाइनल ईयर मैंने एक बैचलर्स कंप्लीट कर लिया। माशाल्लाह यार। तो कंप्लीट करते ही मैं ट्रांसक्रिप्ट लेके, अभी डिग्री नहीं हुई थी, डिग्री नहीं आई थी, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट लेके मैं, ट्रांसक्रिप्ट भी मैंने वहाँ पे यूक्रेन वीज़े के लिए दिया, सारा कुछ दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए ताकि मेरा एज गैप का इशू ना बने। ऐसे है, ठीक है। तो मैं यूक्रेन मूव कर गया। ये किस ईयर की बात है जब आप यूक्रेन गए? इट्स अबाउट 2021। 2021 में आप यूक्रेन गए अपनी एक डिग्री कंप्लीट करके? एक डिग्री कंप्लीट करके मैं 2021 में यूक्रेन गया। अच्छा। यूक्रेन गया तो यूक्रेन बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा कंट्री है। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो यूक्रेन में मैंने तकरीबन 1 साल अपना कंप्लीट किया था ऑलमोस्ट। तो रशिया और यूक्रेन की वार स्टार्ट हो गई। ये आपने लाजमी बताना है यूक्रेन। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ ऐड करूं, ये बंदे लाइव यूक्रेन वार के हैं, ये जियो न्यूज़ में भी आए हैं और ये लाइव अपना, आपने ना यूक्रेन वार वाला जो है ना, ये हमें टॉपिक पूरा बताना है। नहीं, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ये अभी बताना है आपने, अभी बताएं। अच्छा, आप यूक्रेन चले गए, उसके बाद रशिया, आप कितने, आपके जाने के कितने अर्से बाद ये वार स्टार्ट हुई? ऑलमोस्ट 7 to 8 months बाद जो थी वो वार स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, वार का मुझे बताएं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी। तो इस तरह था कि आई थिंक फेब थी, 26 के 27 फेब था। अच्छा। जब वार स्टार्ट हुई थी 27 या 28 फेब था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं। अच्छा। तो रात को हम फिर रहे थे बाहर, तो
काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी, हफ्ते से न्यूज़ आ रही थी, यूनिवर्सिटी में भी हमें बता रहे थे कि इस तरह रशिया प्लानिंग कर रहा है अटैक की, सारा कुछ ये। अच्छा। तो हमारे टीचर्स हमें मोटिवेट कर रहे थे, आप यूक्रेन के साथ हैं, आप यूक्रेन सही है, रशिया जो है वो गलत है इस मामले में। तो रात को हम बाहर फिर रहे थे, 28 फेब या 26 फेब की बात है, तो इस तरह मैसेज अलर्ट आया कि इमरजेंसी जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी गई है पूरी यूक्रेन में। तो आर्मी वगैरह हमें नजर आई, लेकिन हमने इग्नोर किया। हमने कहा आज के इस दौर में कहाँ जंग हो ही नहीं सकती, तो हमने उस चीज़ को इग्नोर किया। तो हम लोग घर चले गए। तो सुबह हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, तो सुबह 4-5 बजे का टाइम था। हम लोग बैठे हुए थे तो हमें ब्लास्ट की आवाज़ें आई। अच्छा। तो हम जब बाहर अपनी बालकनी में गए तो वहाँ से देखा तकरीबन अबाउट 1 to 2 किलोमीटर्स आगे ब्लास्ट हुए थे, और स्मोक वगैरह थी और आग वगैरह सारी नज़र आ रही थी। तो बहुत पैनिक क्रिएट हो गया। तो हम लोग उस टाइम हम लोग नहीं निकले। हम लोग सबसे पहले हम लोग मार्ट में गए। हम लोगों को पता लगा कि मार्शल लॉ लग गया। तो हम लोग मार्ट में गए। हमने कहा हम जितनी ज़्यादा चीज़ें हम इकट्ठी कर सके, मार्शल लॉ लग गई, सुपर मार्केट वगैरह बंद हो गए। तो हम लोगों ने चीज़ें इकट्ठी की, ऑलमोस्ट हमने पूरे मंथ का सामान इकट्ठा कर लिया। तो फिर हम दोबारा अपार्टमेंट आ गए। अपार्टमेंट आने के बाद जब हम लोगों ने पता किया ट्रेन्स का और सारा कुछ पता किया, क्योंकि प्लेन्स जो थे वो फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गई थी, क्योंकि उन्होंने उनकी सारी जो थे रनवेज वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे रशिया ने। अच्छा। तो फिर फ्लाइट्स वगैरह तो बंद हो गई थी। ट्रेन वगैरह का हमने पता किया और टैक्सीज का पता किया, तो वो पता लगा कि इतना पैनिक क्रिएट हो गया कि सारी रोड्स ब्लॉक हो गई है। तो हमारे लिए निकलना बहुत मुश्किल था। तो फिर जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि आप अभी अपार्टमेंट में रहें, क्योंकि बाहर जो था उस टाइम माइनस में टेम्परेचर था, ऑलमोस्ट अबाउट -25 -20 टेम्परेचर था। तो उन्होंने कहा आप अपने अपार्टमेंट में रहें, एटलीस्ट आपके पास रहने की जगह है, ये ना आप बाहर निकल के कहीं स्ट्रक हो जाएंगे, यही चीज़ से भी चले गए। तो 2-3 दिन गुजर के हमें पता लगा कि जो रशियन आर्मी है वो खारकीव से होते हुए और सुमी से होते हुए वो मूव कर रही है कीव की तरफ। आप कीव में रहते थे? हम कीव में रहते थे, कैपिटल है कीव जो है वो कैपिटल है। तो काफ़ी यानी कि पैनिक क्रिएट हो गया कि कीव में आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, हम अपार्टमेंट में हैं तो हम वहीं अभी स्टे करेंगे, क्योंकि अभी ट्रेन भी हमें जगह नहीं मिल रही थी, कुछ भी नहीं मिल रहा था। हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमने मूव कहाँ पे करना है। और जो पाकिस्तान में वैसे थी उनका रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत बुरा रिस्पॉन्स था। उनका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था हमारे साथ। वो कॉल्स नहीं उठा रहे थे, नंबर दिए हुए थे लेकिन नंबर बंद थे। कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। तो जो रशियन आर्मी थी वो कीव तक पहुंच गई। तो बहुत पैनिक क्रिएट हो गया। फिर हमारे जो फैमिली फ्रेंड थे मेरे, उनसे दोबारा कंटेक्ट हुआ। उन्होंने कहा आप कीव से निकले, ट्रेन जा रही है। उन्होंने मैं बताया कि आखिरी ट्रेन आज जानी है, तो आप उसके ऊपर चले गए। वो लास्ट ट्रेन थी। और मेरे साथ बिलाल अफजल था लड़का, वो इस टाइम उज़्बेकिस्तान में है। आई वाज टू नाइस पर्सन और उसने बहुत साथ दिया। तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में यार ये सिचुएशन नहीं मैनेज कर, हम वो सोच भी नहीं सकते यार वो क्या कंडीशन होगी। सिचुएशन इस तरह थी कि वो मेरे साथ था और एक अफजाल लड़का था। तो हम लोग रोड के ऊपर जा रहे थे और इस तरह की सिचुएशन थी कि रॉकेट्स हमारे ऊपर से गुजर रहे थे और हमसे 1 किलोमीटर आगे वो जाके गिरे थे। और बहुत पैनिक क्रिएट था और लोग अफरा तफरी मची हुई थी, कोई इधर कोई उधर, बहुत बुरे कंडीशन थी वो। तो हमें जब उन्होंने बताया कि लास्ट ट्रेन जा रही है, आपको मूव करना चाहिए यहाँ से कीव से लवीव की तरफ। लवीव जो है वो पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर है। तो हम फिर वहाँ से मूव किए, ट्रेन की तरफ गए। पहले जाके हमने टैक्सी का पता किया। जो टैक्सी थी वो ऑलमोस्ट पर पर्सन $2000 मांग रहे थे। उस टाइम भी पैसे कमा रहे थे लोग। उस टाइम भी पैसे कमा रहे थे। वो $2000 आपसे कीव से लवीव जाने का मांग रहे थे। और इशू पैसों का नहीं था, सारों ने पैसे अरेंज कर लिए थे। मसला ये था कि उस टाइम डॉलर्स मौजूद नहीं थे। वो कहते हैं हमें मौके के ऊपर डॉलर्स चाहिए। हर किसी के पास अपनी करेंसी थी, किसी के बैंक अकाउंट के अंदर थे, किसी के पास यूक्रेनियन करेंसी थी। वो डिमांड कर रहे थे हमें डॉलर्स चाहिए। अच्छा, वार में ये भी था कि 22 से लेके 45 एज तक के जो मर्द है, नहीं क्या? वो ये था कि 18 से जब मार्शल लॉ लगा था, उन्होंने ये कहा था कि 18 से लेके 60 तक कोई भी जो मेल है वो कंट्री लीव नहीं कर सकता। यूक्रेन का रेजिडेंट, अच्छा, जो यूक्रेन के रेजिडेंट्स हैं वो रेजिडेंट है, वो लीव नहीं कर सकता। वो वहाँ पे लड़े। तो मोस्टली जो आपको कम्युनिटी नजर आ रही थी वो मेल की थी, क्योंकि सारे मेल जा नहीं सकते थे। फिर वो वहीं काम कर रहे थे, वहीं रह रहे थे सारा कुछ। अच्छा, बस ऐसे हुआ। तो टैक्सी हमने पता कि हमने कहा हम आपको अपनी करेंसी में ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन वो एग्री नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमें डॉलर्स ही चाहिए। अच्छा। तो वो हमारा ऑप्शन जो था वो हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन ये था हमारे पास कि हम
गाड़ी एक परचेज करें, उसी टाइम मौके पे परचेज करके हम वहाँ से चले जाएं पोलैंड। अच्छा। तो लेकिन हमें उस मौके पे कोई गाड़ी भी नहीं मिली। पहले हमारे पास गाड़ी थी, लेकिन वो गाड़ी हम एक दिन या 2 दिन पहले ही हम सेल कर चुके थे, क्योंकि हम गाड़ी चेंज करना चाह रहे थे। लक वो हमारी बैड लक हुई। हमारे पास पिकॉट थी 2008 मॉडल, 2008 था उसका जो मॉडल था, हमारे पास वो गाड़ी थी, लेकिन वो हम 2 दिन पहले ही सेल कर चुके थे। ये आपका समझ नहीं किस्मत की तरफ से लक ऐसा चला है और बैड लक इस तरह चला। तो हम लोग फिर ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गए, ट्रेन स्टेशन गए, वहाँ पे ट्रेन का पता करते रहे। ट्रेन हमें कोई इस तरह भी नज़र नहीं आई, लेकिन एक ट्रेन आ गई। और उस टाइम जो ट्रेन स्टेशन पे सिचुएशन थी ना, वो बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई कि अचानक सायरन बजने लग गए, यूक्रेनियन आर्मी आ गई और दूसरी तरफ से रॉकेट्स आ रहे थे, दूसरी तरफ से रशियन आर्मी आ गई। अच्छा। और वो लास्ट ट्रेन थी और सारे लोग अंदर भाग गए और हम लोग खड़े थे। और मेरे साथ जो लड़का था बिलाल, हम लोगों ने अपना जो सामान था, हम लोगों का एक बैग था जिसमें लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स थे, वो हमने एक जो कंपार्टमेंट था ट्रेन का उसके अंदर फेंक दिया और हमें जगह नहीं मिली। सामान हमारा चला गया लेकिन हमें जगह नहीं मिली। तो आखिरी जहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है, उसने देखा कि 2 लड़के खड़े और फॉरनर्स हैं, उसने हमें बाहर निकल के इशारा किया कि इधर आ जाओ। और ट्रेन चल रही थी और हम चलती ट्रेन के ऊपर जम मार के उसके ऊपर बैठ गए। ये हमारे साथ सिचुएशन क्रिएट हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र हम बच गया। और वो इस तरह थी कि रात जब हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ तो वो जगह इतनी थी कि हम एक टांग के ऊपर खड़े होकर सफ़र किया। एक टांग हमारे नीचे रखने की जगह नहीं थी, लोगों का सामान, लोग खुद खड़े थे। खड़े होके हमने वो पूरा जो ऑलमोस्ट 17 आवर्स का सफ़र था, हमने खड़े होके किया ट्रेन के अंदर। अच्छा, ये मतलब फिर उसके बाद आप पोलैंड चले गए? उसके बाद रास्ते में भी यानी वो सफ़र इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो क्रिएट हो गया क्योंकि जगह जगह वार हो रही थी। तो ट्रेन की लाइट्स बंद कर देते थे, वहाँ पे स्लो स्पीड में ट्रेन गुजारते थे ताकि ट्रेन का पता ना लगे कि वहाँ पे ट्रेन जा रही है। अच्छा। ये सिचुएशन वहाँ पे थी। फिर हम पहुँच गए लवीव, जो कीव का थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है यूक्रेन का। पहला कीव है, सेकंड खार्किव है, थर्ड इज लवीव। वो पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर है। ऐसे ही है, ठीक है। हम वहाँ पहुँच गए तो लवीव के ऊपर हमें पाकिस्तान एम्बेसी की बस लेने आई, जिसने हमारे साथ एक बहुत बड़ा हैंड किया, हैंड कह सकते हैं कि उन्होंने हमें बॉर्डर से 40 किलोमीटर पहले उतार दिया। और हम 40 किलोमीटर सारे पैदल चल के गए बॉर्डर तक। और चाइना वगैरह की दूसरी कंट्रीज की बसें थी, वो डायरेक्ट बॉर्डर क्रॉस करा रही थी, लेकिन पाकिस्तान की बस ने हमें पहले उतार दिया। 40 किलोमीटर हम पैदल चल के गए। अच्छा। और जब हम बॉर्डर के ऊपर पहुंचे तो वहाँ पे मिलियन ऑफ पीपल थे, वो इकट्ठे थे। खास तौर पे जो लेडीज की क्वांटिटी थी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लेडीज कंट्री लीव कर सकती थी, मेल नहीं कर सकते थे। ऐसे ही। तो वहाँ पे कोई आप कह सकते हैं कोई छत नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। -15 के अंदर हमने 2-3 रातें गुजारी। हम बड़ी मुश्किल से करीब पहुंचे, फिर हमने बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सर फारूक साहब थे पोलैंड के एम्बेसडर। ऐसे ही है। उनके साथ में कांटेक्ट में था, उनका नंबर जो था वो हमें दिया गया था। अच्छा। तो ग्रुप बनाया गया था जिसके अंदर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वगैरह जो पोलैंड के थे एम्बेसडर वो ऐड थे। उनके साथ बात हुई, जब हम क्रॉस किया तो वो हमें रिसीव करने आए और उनका रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत अच्छा था पोलैंड के एम्बेसडर का। वो हमें यहाँ से फिर वारसा लेके गए बॉर्डर से। वारसा पोलैंड का कैपिटल है? वारसा जो है वो पोलैंड का कैपिटल है। ऐसे ही है जी। तो वो हमें वहाँ से रिसीव किया, वहाँ से वो हमें लेके गए वारसा जो है तकरीबन उन्होंने हमें 15 to 20 डेज़ का स्टे करवाया वहाँ पे। खाना पीना जो रेजिडेंस थी सारा कुछ वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमें अवेलेबल। ऐसे ही है, ठीक है। फ्लाइट भी मेरे ख्याल में दी है वापस, हमें वापसी की फ्लाइट भी दी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐसे भी हुई थी, ये आप भी हैं और भी लोग हैं, उस टाइम काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट्स इधर उधर भाग गए थे। कोई स्पेन चला गया, कोई किधर, आप क्यों नहीं गए कहीं, ये बताएं। क्योंकि मैं जो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे हमारे कोई जोश वाले पाकिस्तानी, वो कहेंगे ये बंदा ही बेवकूफ है। तो मेरे जो काफी सारे दोस्त थे, मेरे अपने जानने वाले थे, 2 मेरे अपने अपार्टमेंट फेलो थे, वो पुर्तगाल चले गए और इस टाइम वो पुर्तगाल में है। एक मेरा जो दोस्त था असद इलियास ही नाम था उनका भाई का, वो जर्मनी में है इस टाइम, वो भी मेरे बहुत करीबी दोस्त थे। एक मेरे लिया के अंदर मेरे आप कह लें कि नेबर है, मेरे घर के साथ उनकी दीवार लगती है, तो अबू बकर नाम है, वो भी जर्मनी में है इस टाइम और ही इज रेजिडेंट ऑफ जर्मनी नाउ। तो सही कर ले बेवकूफ सी है, अभी कर ले बेवकूफ सी ऐसे नहीं गए। तो उसकी मेन रीजन ये थी कि मैं अपने पेरेंट्स का ओनली सन हूँ, एक सिस्टर है, एक मैं हूँ। तो पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं बाहर जाऊँ,
वो मेरा उनके साथ ये एग्रीमेंट ही समझ लें कि मैं पढ़ के वापस पाकिस्तान ही अच्छा हाँ, आपकी इनकी स्टोरी और तरह है तो क्योंकि पेरेंट्स को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। उसके अलावा फिर आप पोलैंड से घर चले गए? पोलैंड से मैं वापसी घर चला गया, 15-20 डेज वहाँ पे हम रहे, वारसा से हम वहाँ से घर चले गए फ्लाइट लेके। उसके बाद दोबारा यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट हुआ, यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन स्टार्ट किया, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी का कैंपस था पोलैंड के अंदर ही, वारसा के अंदर, अच्छा, कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो उनसे कांटेक्ट हुआ, उन्होंने कहा जो स्टूडेंट वारसा में मूव करना चाहते हैं वो वहाँ पे मूव कर सकते हैं, पोलैंड में मूव कर सकते हैं। तो देन एप्लीकेशन उनको फॉर्म दिया सारा कुछ, तो उन्होंने हमें कहा कि आप स्टैम्प के ऊपर ही मूव कर सकते हैं, हम आपको एक लेटर देंगे तो आप उसके ऊपर मूव कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया, तो वहाँ से फिर मैं दोबारा वारसा चला गया, पोलैंड रहा तकरीबन ऑलमोस्ट 1 ईयर में वहाँ पे पोलैंड रहा। अच्छा, पोलैंड भी आप रह के? हाँ, 1.5 ईयर तकरीबन मैं पोलैंड रहा। फिर वहाँ से दोबारा मैं मूव कर गया, तो जॉर्जिया का मैंने सुना, जॉर्जिया के बारे में। हंगरी भी आप गए हैं? फिल्म वगैरह हंगरी भी गया हूँ, रोमानिया भी गया हूँ। अच्छा, इधर मैं घूमता फिरता रहा। कैसे लगे आपको हंगरी रोमानिया भी? ठीक है? हाँ ठीक है, नॉर्मल है, बस ठीक है। और फिर जॉर्जिया का कैसे है? जॉर्जिया मुझे मेरे किसी जानने वाले ने रिकमेंड किया था, तो फिर उन्होंने आपका बताया, तो उस चीज़ को मैं फिर सोचा कि जॉर्जिया मूव करना चाहिए। तो मुल्तान के थे, जोएब भाई मुल्तान के हैं, लिया के भी करीब हैं। तो पोलैंड में ना एक रीज़न ये थी कि मैंने वापसी जाना था और वहाँ पे फीसें जो थी वो बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, यानी कि आपको हंगरी में ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में ये है कि जो बीडीएस की फीस है ना वो एमबीबीएस से ज़्यादा है। ऐसे ही और एमबीबीएस की फीस कम है। मैं अपनी वीडियोस में काफ़ी लोगों को ये बताता हूँ कि अगर आपने मेडिकल पढ़ना है ना तो जॉर्जिया बेस्ट है। बिल्कुल जॉर्जिया बेस्ट है, बिल्कुल ऐसी है, जॉर्जिया बेस्ट है, क्योंकि जॉर्जिया की जो यूनिवर्सिटी फीस है वो कम है बाकी सारे यूरोप से। आप बाकी जितने भी यूरोप मूव करेंगे, रोमानिया, हंगरी, मैंने सारों का पता किया था, मैंने हंगरी का भी टेस्ट दिया था, स्कॉलरशिप पे टेस्ट आया था, मेरा इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ था, इंटरव्यू रह गया था क्योंकि उन्होंने अपने रेजिडेंट्स को प्रेफर किया था, प्रेफर करते हैं, ऐसे ही है। तो वहाँ पे जो है बीडीएस की फीस ज़्यादा होती है एमबीबीएस से, वहाँ पे $16,000-17,000 पर ईयर थी फीस। तो मेरा ये कुछ भी नहीं है जॉर्जिया में कुछ भी नहीं है मुकाबले फीस। तो मेरा ये था कि मैंने वापस पाकिस्तान जाना है, तो मैं क्यों पैसे ज़ाया करूँ। तो फिर मुझे एक जॉर्जिया था ऑप्शन, रोमानिया ऑप्शन था। रोमानिया की जो फीस थी वो €7,000 थी। €7,000 वो भी ज़्यादा ही है। हाँ, पर ईयर फीस थी। लेकिन रोमानिया का जो था वो उसका इशू नहीं था, फीस का इशू नहीं था, लेकिन उनका जो था वो BDS 6 ईयर्स का था। हाँ, ये इशू था कि वहाँ पे मेरा 1 ईयर इंक्रीज हो रहा था, जबकि बाकी हर जगह जो है वो BDS 5 ईयर्स का है। तो फिर इसलिए वो मैंने ऑप्शन निकाल दिया। फिर एक सर्बिया ऑप्शन था, सर्बिया भी 6 ईयर्स का था, तो वहाँ 1 ईयर ज़्यादा हो रहा था, वहाँ पे भी 1 ईयर ज़्यादा हो रहा था। तो ऑप्शन जो मेरे पास बचा था वो किर्गिस्तान था, उज़्बेकिस्तान था और जॉर्जिया था। तो एशियन साइड पे मैं जाना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि यूरोपियन टच भी रहे, यूरोपियन में रहूँ, क्योंकि पहले यूरोप से मूव किया हूँ, तो फिर मैंने जॉर्जिया को प्रेफर किया। मैं जॉर्जिया। अच्छा, अब आपको ना 1 मंथ होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही। यूक्रेन में भी आपने लाइफस्टाइल गुजारा है, खाना पीना, खरीदना, मार्केट्स घूमे, वो आप बताएं। वैसे तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, यूक्रेन महंगा है, जॉर्जिया सस्ता है, खाने पीने में, रेंट्स में, इन चीज़ों में, ये तो है। गाड़ियाँ भी मेरे ख्याल में वहाँ महंगी हैं, यहाँ कार्स की प्राइसेस उनसे कम है। हाँ, उनसे कम है, यूक्रेन से कम है, लेकिन थोड़ा सा मैंने सुना है यूक्रेन ज़्यादा प्यारा है जॉर्जिया। हाँ, यूक्रेन, ये इवन कि मैं पोलैंड गया हूँ, यूक्रेन जो ब्यूटी है ना वो पोलैंड नहीं है, यूक्रेन जो ब्यूटी है वो जॉर्जिया नहीं है। लेकिन जॉर्जिया में ये ना और तरह का है, जॉर्जिया एक अलग। लेकिन एक चीज़ मैं कहता हूँ, मैं जब मूव कर रहा था जॉर्जिया में, तो मुझे एक ऑप्शन दिया गया था कि आप किर्गिस्तान जाना है या ये जॉर्जिया जाना है। तो उसके अंदर मुझे जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे, जो जिन्होंने भी सारों ने बताया, जो यूरोपियन में पहले पोलैंड भी रहा, वहाँ पे भी रहा, तो उन्होंने कहा अगर आपने यूरोप में ही रहना तो आपको जॉर्जिया मूव करना चाहिए। किर्गिस्तान आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप 1 मंथ भी सर्वाइव नहीं करोगे और आपने कहना नहीं मैं यहाँ से मूव करना है। जॉर्जिया अच्छा है। जॉर्जिया आप कह लें कि अगर यूक्रेन 100% है तो खूबसूरती के बात करो तो जॉर्जिया आप कह लें 80% है, इतना ही फर्क है बस। लोग सेम ही है, लोग ऑलमोस्ट सेम है, नेचर सेम है, लोग सेम है, हर चीज सेम है। बस ये है कि डिफरेंस थोड़ा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन बहुत बड़ा है, जॉर्जिया जो है उसके मुकाबले में छोटा कंट्री है, इसलिए फर्क है, क्योंकि उन्होंने रोड्स को अपने तरीके से मेंटेन किया हुआ है हर चीज को। यहाँ पे जरा कंजेस्टेड है क्योंकि यहाँ पे कंट्री छोटा है। लेकिन रूल्स से आप बताएं सेफ है कि नहीं? कितना सेफ? कंट्री सेफ है, हर चीज सेम है, रूल्स सेम है, हर चीज सेम है। सिर्फ ये है कि यहाँ पे जरा कंट्री छोटा है, वो कंट्री बड़ा था, तो उन्होंने उस हिसाब से मेंटेन किया हुआ था अपने कंट्री को।
और आप ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अगर पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो जॉर्जिया इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे फीसें कम है। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, आप TRC लेके आप अपना काम कर सकते हैं, आपकी अर्निंग हो सकती है, आप अपनी फीसें खुद निकाल सकते हैं। वहाँ पे भी यूक्रेन में भी जॉब्स इतनी नहीं थी क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन मेन जो चीज़ जो थी वो डिलीवरी टैक्सी का काम था, और इससे बच्चे फीसें निकालते हैं। और मैंने जितना अंदाजा लगाया ना, लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पर, इतना नहीं है लेकिन है। हाँ, यूक्रेन के अंदर जो थी ना, वो सिटी सेंटर में इंग्लिश ज्यादा आती थी, बाकी लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी क्योंकि वो बहुत बड़ा कंट्री था। लेकिन मुनीब भाई, जो भी है ना, जो बंदा काम करेगा ना, वही पूरे यूरोप में कोई इतनी सैलरीज नहीं है, बिल्कुल नहीं, काम यही है। अगर आप माइंडसेट देखा जाए ना, तो डिलीवरी के काम में पैसे अच्छे हैं, टैक्सी के काम में पैसे अच्छे हैं, या कुछ और इस तरह के अपने बिजनेस। बिल्कुल ऐसे पोलैंड में भी मैं गया था तो वहाँ पे भी गया तो लेबर का काम था। हाँ, लेबर का काम मोस्टली लोग प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत बंदे की हालत खराब हो जाती है। दूसरा ये टैक्सी का काम और डिलीवरी का काम, यही काम है, यही काम है। हाँ। पूरे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज और लैंग्वेज बैरियर है। अगर आप ये कहें कि हाँ मैं वहाँ जाके जॉब कर लूँ, तो पहले आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, फिर आप जॉब कर सकते हैं। अच्छा, ये बात सच है ना, शेंजन अब आप पोलैंड घूम के आए, वही बात है, वो एक शेर चल रहा है आजकल के, मिल जाए, वो शेर तो नहीं कह सकते, वो है मिल जाए तो मिट्टी वैसे सोना है, सेम ऐसी है ना। आप इन जगहों से हो गए हैं, आपके लिए इतना मायने नहीं रखती। ना रह के मैं ये कहता हूँ, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ऐसे ही है। जब आपको कमाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तब आपको पता लगता है ये ऐसी चीजें सिर्फ कहने के लिए अच्छी हैं। पोलैंड में भी इसी तरह और यूक्रेन में भी इसी तरह सर्दी है, ऐसी डिलीवरी करनी है, ऐसी आपने काम करना है। कुछ बेनिफिट्स हैं, वो हम भी मानते हैं शेंजन के हैं, लेकिन अगर करंटली आपको एक चीज मिल रही है, क्योंकि इस टाइम जॉर्जिया का आप भी आए हैं और कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं मेडिकल के लिए, तो इजीली वीजा मिल रहा है। अब वो लोग कहते हैं नहीं ये ऐसे है वैसे है, उनकी तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, उनके तो वीजा इतनी देर से मिलते हैं। यानी कि जब मैं पोलैंड के लिए भी कर रहा था तो उन्होंने कहा था आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। फिर मैंने किसी को कहा तो उन्होंने बाहर से मेरा अप्लाई कराया, सारा कुछ लेटर उन्होंने बाहर से अप्लाई कराया। फिर यूनिवर्सिटी से बात की, यूनिवर्सिटी ने एम्बेसी को कहा कि ये हमारा स्टूडेंट यहाँ आना चाहता है, आप इनको जल्दी जरा करें, इनको जल्दी अवेलेबल करें अपॉइंटमेंट वगैरह। फिर मैं जल्दी आया था। जॉर्जिया में इस तरह है कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट है, हम खुद जाके यूनिवर्सिटी से मेडिकल के स्टूडेंट का कुछ भी करवा सकते हैं। जॉर्जिया में ये इन चीज़ों का इतना मसला नहीं है कि आप इस तरह देख लें कि कोई भी मामला है यूनिवर्सिटी का, हम खुद जाके करवा सकते हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो ये कितना बड़ा इशू नहीं है जॉर्जिया का। इस टाइम भी अभी जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, पता नहीं कितना बच्चा आ रहा है मेडिकल। बिल्कुल ऐसे जॉर्जिया इस टाइम बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पहले एक यूक्रेन ऑप्शन था, यूक्रेन बंद हो गया, ऑप्शन बंद है क्योंकि अभी वहाँ पे फ्लाइट्स नहीं है, सारे कुछ भी नहीं है। तो आपको ट्रांजिट वीजा लेके जाना पड़ता है, आपको मोल्डोवा या पोलैंड से ट्रांजिट वीजा लेना पड़ता है, फिर आ जा सकते हैं, जो कि आपको वीजा मिलना नहीं है क्योंकि आप वो मोल्डोवा जो है वो शेंजन में आ जाते हैं, तो आप वैसे नहीं जा सकते। एक आखिरी थोड़ा सा और टाइम है, आपने यूरोपियन यूनिवर्सिटी क्यों चूज की और आपने क्या सोच के ये चूज किया कि मैं डेंटिस्ट्री इससे करूं, और जॉर्जिया में डेंटिस्ट्री करने के बाद मतलब आपका क्या प्लान है आगे? तो वो इसकी रीजन बेसिक ये है कि पीएमडीसी आपको पता है ऐसे ही है, पीएमडीसी के रूल्स हर साल पाकिस्तान में चेंज होते हैं, हर साल चेंज होते हैं। तो मैंने पिछले 4-5 सालों की लिस्ट निकाल के देखी जिसमें एक यूनिवर्सिटी कंटिन्यूसली लिस्ट में आ रही हो और जिसका मुझे कोई डर ना हो। तो मैंने पता किया यूरोपियन यूनिवर्सिटी थी जी, वो पीएमडीसी की लिस्ट में थी और उसका जो स्टैंडर्ड था वो अच्छा था, मेंटेन स्टैंडर्ड था, उसका कोई डर नहीं था। तो इसलिए मैंने यूरोपियन यूनिवर्सिटी जो थी, मेन रीजन वो चूज करने की ये थी। और फ्यूचर प्लान यही है कि इंशाल्लाह डिग्री कंप्लीट करेंगे, पाकिस्तान जाएंगे और फादर के साथ इंशाल्लाह उनका हाथ बटाएंगे, आवाम की खिदमत करेंगे। जिनके फादर डेंटिस्ट नहीं है वो क्या करेंगे यहाँ से डिग्री करने के बाद? ये उनकी अपनी मर्जी है, वो यहाँ रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान जाना चाहते हैं प्रेफर। मेरे ख्याल से यहाँ से कोई वापस नहीं जाना चाहेगा, जो मुझे लगता है आपके अलावा कोई नहीं जाना चाहता। बिल्कुल ऐसे ही है। और बस यार, ये हमारे साथ उबैद भाई बैठे हैं जो वीडियो के आगे नहीं आ रहे, लेकिन वीडियो के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है, और ये हाथ है। और कोई शुगर मिलेगी बात। माहौल कैसा जॉर्जिया का? माहौल ज्यादा नहीं आगे, ज्यादा नहीं बुलाना। नहीं भाई, ये कैमरामैन का भी क्वेश्चन है कि टैक्सीज के हवाले से, वहाँ पे जो आप रह के आए हैं शेंजन में, वहाँ पे टैक्सीज किस तरह होते थे और यहाँ पे आप वहाँ पे टैक्सेस बहुत थे, बहुत ज़्यादा थे। जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, मुझे जॉर्जिया की सबसे अच्छी जो स्टूडेंट के लिए एक बात लगी कि आप स्टूडेंट आए हैं,
अब यहाँ पे आप 1 लारी जॉर्जियन करेंसी है, 1 लारी जो कि इक्वल है पाकिस्तानी 100 रुपीज की। आप उस पर टिकट एक लगाते हैं तो वो आपको पड़ती है स्टूडेंट कार्ड के ऊपर 20 रुपीज, पाकिस्तानी 20 रुपीज की पड़ती है। और उसके ऊपर भी उन्होंने आपको एक फैसिलिटी दी है कि आप 1.5 यानी 1.5 घंटा आप विदाउट, आप जितनी मर्जी बसेस चेंज करें, जितनी मर्जी मेट्रो चेंज करें, आप ट्रेवल कर सकते हैं। जबकि यूक्रेन हो गया, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, इनमें ऐसा कोई रूल नहीं है। इनके अंदर ये था कि आपने एक मंथली कार्ड पे करना है या ईयरली कार्ड पे करना है, और उसके ऊपर आपने मेट्रो की टिकट लगानी है। वो सस्ती पड़ती थी, लेकिन ये जो 1.5 आवर की उन्होंने आपको दिया ना ऑफर, ये एकदम अमेजिंग ऑफर। ऐसे ही है यार, डेढ़ कभी कभी 1 वो घंटे की क्लास हो आने जाने में, जिनके घर पास हैं, मतलब छोटी बस से ट्रेन में आए, ट्रेन में वहां गए, और मतलब पूरा एक आपका 20 पाकिस्तानी 20 रुपए में। अपनी पाकिस्तान वाली मेट्रो मेरे ख्याल में 25 की होगी है। बिल्कुल ऐसी आपने ये 20 में हम ट्रैवल चीज परचेज करनी है, आप 4 या 5-6 बार बस चेंज करें, आपको कोई इशू नहीं है। और दूसरा जैसे टैक्सी है, जैसे रेंट्स की बात हो रही है, टैक्स मैं टैक्सी के और टैक्सी के बारे में आ गया। टैक्सी की मैं बात करता हूँ, फिर उसके बाद टैक्सी की बात करता हूँ। जैसे टैक्सी है, यूक्रेन में मैं ऑलमोस्ट अपने पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर ना 60,000 लेके गया था स्टार्टिंग में। और स्टार्ट में जाते, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक अच्छी चीज है, वहाँ पे कार्ड इस तरह नहीं बनता, वहाँ पे आपको थोड़ी प्रोसीजर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे टैक्सी बहुत सस्ती है उसके निस्बत। यूक्रेन के अंदर बहुत एक्सपेंसिव थी, मेरा 60,000 हफ्ते के अंदर खर्च हो गया टैक्सियों के ऊपर। 60,000 यूनिवर्सिटी आना जाना, 60 महीने का बंदे का रेंट भी, खाना पीना, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट सब कुछ हो जाता है। और वहाँ पे इतना ज्यादा था कि टैक्स, ये कंट्री जो है टैक्स फ्री है, ये टैक्स फ्री है, लेकिन यूक्रेन के अंदर बहुत टैक्सेस है, हर चीज के ऊपर टैक्स। अब आपने वहाँ यूक्रेन में कोई जॉब वगैरह की थी? नहीं, मैंने कोई जॉब वगैरह नहीं की। कोई दोस्त वगैरह जो दोस्त, मेरे काफी सारे दोस्त थे जो टैक्सी या डिलीवरी, अब उस पे टैक्स होगा? उसके ऊपर टैक्स था, वो उबर को पे करते थे। कितने %? वो मेरे ख्याल से अगर आपने गाड़ी रेंट पे लिया तो आपने रेंट पे करना है, 20% आपसे कंपनी लेगी जिस कंपनी से आपने गाड़ी लिया। ऐसे ही है, गाड़ी का रेंट अलग है, 20% कंपनी का रेंट अलग है, 10% उबर वाले आपसे अलग लेते हैं। देखें ये वाले मसले यहाँ पर, ये वाले मसले यहाँ पे है टैक्स, लेकिन 1% है, वो भी साल बाद देना है। वहाँ पे महंगाई से बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे महंगाई बहुत कम है। अगर आपने रहने के लिए और काम करने के लिए और अपनी फीसें भी निकालनी है तो ये बेस्ट है। यूक्रेन में ये था कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था अपनी फीसें मैनेज करने के लिए, सारा कुछ करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा थे तो अमाउंट कट जाती थी। वो कहते हैं कि किसी भी इंसान को जिस जगह पे छोड़ दो ना, फिर वो उस जगह के लिहाज से चलने लग जाता है। अब जॉर्जिया में इतनी फैसिलिटीज हैं, लेकिन जो ये है ना वो समझ नहीं पाता। मतलब अब वो यूक्रेन में भी लोग कर रहे हैं, जॉर्जिया में भी कर रहे हैं। हमें जॉर्जिया मुश्किल लग रहा है, उनको यूक्रेन मुश्किल लग रहा होगा। तो बस जिसको जैसा माहौल मिले वो वैसा। उबैद भाई और कोई क्वेश्चन यार? और ये बिजनेस के हवाले से है कि यूक्रेन में अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो दौरान स्टडी अपना कोई वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर टैक्स है काफी सारा, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतना इजी नहीं है करना यूक्रेन में, यहाँ पे है। मैं आपको इधर बताता हूँ। यहाँ अगर आपकी TRC नहीं है तो 110 लारी, मतलब पाकिस्तानी 11-12 हज़ार में आपका स्मॉल बिजनेस रजिस्ट्रेशन होती है जाती है। अगर आपकी TRC बन गई है 1.5-2 माह बाद, आप सिंपली जाके अपना स्मॉल बिजनेस रजिस्टर करा सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी 2600 रुपए में। ये तो बहुत अच्छी चीज है, सिर्फ 2600 रुपए। उस बेस पे आप यहाँ पे कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। में मैंने इस तरह की कोई चीज नहीं देखी। आप TRC की बात कर सकते हो, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से, वहाँ पे वो फॉरेनर्स को इतना नहीं करते अलाउ, वो फॉरेनर्स के वजह रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो इतना ज्यादा अलाउ नहीं करते। यानी कि मेरे दोस्त भी जो टैक्सी चला रहे थे उसके ऊपर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस था। मुझे जॉर्जिया की ये बात बड़ी पसंद आई कि यहाँ पे आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ड्राइव कर सकते हो। वहाँ पे वो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन उसे बार बार रोका जाता था, वो तंग होता था। फिर उसने वहाँ का लाइसेंस बनवाया, फिर वो जाके स्कूल में आया। लेकिन यहाँ पे मुझे पता लगा कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर ड्राइव कर सकते हो। जी ऐसे ही है, बिल्कुल। और लाइसेंस का ना एक और यहाँ पे बेनिफिट है, अगर आपके पास लाइसेंस है, अगर यहाँ का आप लेते हैं ना, आपको 10 ईयर का मिलता है। बेशक आप यहाँ पे 1 साल स्टे कर रहे हैं, लेकिन लाइसेंस आपको 10 साल का मिल जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसी तरह और इसके अलावा वैद भाई कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं, आप करिए अब बात। आप बताएं मुनीब भाई, और कोई नहीं बताते। आपका एक्सपीरियंस कैसा है जॉर्जिया का? मेरा तो भाई बहुत अच्छा है। मैं जिस तरह का बंदा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं जॉर्जिया में हूँ।
मैं तो जॉर्जिया के काबिल भी नहीं था, अगर बताओ। काबिल तो पाकिस्तान में भी नहीं थे। काबिल हम पाकिस्तान के भी नहीं थे। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे एक अरार भाई हैं, उनका मैं शुक्रगुजार रहूँगा। और ये उबैद है, इसने भी बड़ी हेल्प की है मेरी जॉर्जिया में। तो एक चंद लोग हैं, खावर भाई हैं पाकिस्तान में, जिनकी बदौलत हम यहाँ आए हैं, और हम इस काबिल नहीं थे। और उसके बाद जॉर्जिया आने के बाद यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। मैं अपने सारे सर्कल में मैं वाहिद बंदा हूँ जिसको जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सोमवार छुट्टी होती है। मैं लग देखे बस, तो बाकी 3 दिन वो वैसे ही खुद कर लेता है। 3 दिन वैसे कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। आपके स्टूडेंट्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? जैसे आपके स्टूडेंट्स आते हैं इतने सारे, भाई आपके रोज स्टूडेंट्स सब आ रहे कुछ हैं। अच्छे हैं। देखें अल्लाह की तरफ से है, कुछ लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, आप हैं इतना प्यार करते हैं, सारे लोग, काफी लोग हैं बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और ये अल्लाह की तरफ से है। और हमारा भी दिल इसी तरह है कि सबके साथ अच्छे रहते हैं। कुछ चंद लोग हैं जिनको हम बुरे लगते हैं, वो भी खुद उनका पता नहीं क्या है, लेकिन नहीं एक होता है ना कि आप ये काम कर रहे हैं, एक पैशन बन गया है, खुशी है काम से। मैं इस काम से वही जाता था पाकिस्तान में, मेरे साथ बहुत दफा फ्रॉड हुए हैं, स्पेन का, जर्मनी का, बहुत फ्रॉड के साथ मैं हूँ। मुल्तान का बिजनेस सिटी प्लाजा पूरा जानता हूँ मैं, काफी कंसल्टेंट्स को जानता हूँ। ये काम से मुझे नफरत थी, लेकिन जब ये काम में आए हैं, एक तो काम हमारा होता है 100% ठीक है, और उसके बाद हम जो बात मेरी जो इस काम में ना आने के बाद 2 असूल हैं। एक, बात सच्ची करो, ठीक है। दूसरा, जो काम कर सकते हो सिर्फ उसकी हमें बढ़ो। ये वही कहते हैं ना, जो ठोकर खाता है वो भी दूसरे को ठोकर देता नहीं है। मैं उसको ये भी कहता हूँ कि पैसों का जो मामला है ना, उसको बड़ा संभल के चलो पैसों के मामले में। तो मेरे जो, आपको भी पता है कि हम पैसे, मतलब आपका जिसका भी काम कराते हैं, पैसे आखिर में लेते हैं, एक हमारी ये चीज़ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यार हमारा ठीक है, हर बंदा ही ठीक है, लेकिन ये है कि एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए पाकिस्तानी। बाकी ये जो कम्युनिटी है ना जॉर्जिया में, पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, और इधर हमारी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, कुछ नफरत भी करते कुछ हैं। नफरत भी करते हैं। वो रीजन भला क्या है कि इतनी जल्दी बंदा यहाँ पे आके ग्रो कैसे कर रहा है, ये क्यों इधर क्यों जा रहा है, ये खाना क्यों खा रहा है, वो देखता है कि ये काम, ये डिलीवरी भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये किस तरह कर रहा है। बस यही रीजन है। आप लोगों को बताऊं, मैं डिलीवरी करता हूँ, उबैद को भी पता है, कभी कभी करता हूँ, जस्ट फॉर मतलब फन फन तो नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी मैं करता हूँ। मेरा डिलीवरी में एक्सपीरियंस है। यहाँ जितनी भी बाइक्स हैं जॉर्जिया में, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते सारी, लेकिन मैंने 50cc, 150cc, 250cc, ये जो TVS है, टैंक है, उबैद का, हमारे दोस्तों का जितने भी बाइक्स हैं सारे मैंने चलाए हुए हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दौर में गाड़ी भी इंशाल्लाह चलाएंगे। अभी भी उबैद चलाता है गाड़ी वगैरह, तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। बाकी स्टूडेंट से भी मैं यही कहना चाहता हूँ यार, अपना माइंडसेट चेंज करो। मेरा ना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन उनका मेरे से बड़ा ज़्यादा आता है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई वो जो वर्क वीज़े वाला वर्क काम कर सकते हैं, ये वो उन चीज़ों को यार वो नहीं समझते। वर्क परमिट नहीं है यहाँ पर। आपको यूक्रेन चले जाए, आपको वहाँ पे वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आपको इवन कि पोलैंड भी चले जाए तो बहुत रेयर है, और शायद कोई मिल जाए तो वो लेबर का मिलेगा, इससे ऊपर का आपका कोई वर्क परमिट नहीं है। वो भी लेबर की स्पेशल वैकेंसीज आती है कि हमें लेबर चाहिए, उसके अलावा आपको वर्क परमिट नहीं मिलता। मैं यूक्रेन रहा, वहाँ पे मैंने पता किया, मेरे एक दोस्त ने मुझसे रब्ता किया यूक्रेन के अंदर कि यार मुझे वर्क परमिट चाहिए, मैंने वर्क के ऊपर आना, मैं कमाना चाहता हूँ। मैंने पूरे यूक्रेन में, कीव कैपिटल है, बहुत बड़ा कैपिटल है, मैं वहाँ पर घूमता रहा, लॉयर से बात किया, जगह बात की, उन्होंने वर्क परमिट नहीं देते। वर्क परमिट नहीं, आप स्टडी वीजा के ऊपर आके काम कर लें, वो और चीज़ है। सेम ऐसे इधर है। अब मुझे लोग कह रहे होते हैं कि मैं फिर वहाँ से जॉब तो देता हूँ, लेकिन दिल नहीं करता यार, वो जब कहते हैं वर्क परमिट करा रहे हैं, अब हमें पता है हम यहाँ रहते हैं, नहीं है तो अब आप करा रहे हो, तो अब मैं आपको क्या कहूँ। इवन कि मैंने यूक्रेन के अंदर, मुझे उस बंदे ने कहा कि आप पैसों की ऑफर करें, मैंने $10,000 की भी ऑफर की कि वर्क परमिट 5 years। यार ये उबैद बैठे हैं, इसके कजन है इसके जो भी है, गुजरात के लोग 70-70 लाख की ऑफरिंग करा रहे हैं। हमारे तो वहाँ गुजरात में या मतलब मंडी, बहावलदीन, झेलम, इस साइड पे यही ट्रेंड है, जो मतलब कम पैसे दे रहा है ना आपको जी, आपका 15-16 लाख में बेच देते हैं, ठीक है थोड़े लगाओ लेकिन जाओ, उधर नहीं देना। जब बंदा कहता है जी 70 लाख में इटली का कर देंगे, उधर दे देते हैं कैमरा के। देखे मैं अगर बात करता हूँ ना कि भाई आपके पैसे बाद में ये वो, तो हमारी जो चीज़ें वैद बात करता है, हम बात करते हैं ना, तो हमारा बात करने का तरीका ये होता है कि हम बिल्कुल ऐसे उसको ना आइट्स चाहिए, ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, इतने पैसों में आपको हो जाएगा, और पैसे भी आपने आफ्टर वीजा देने हैं। तो लोग यार हमें फ्रॉड समझते हैं या जो भी है, लेकिन जो कंसल्टेंट वहाँ लाहौर में, मुल्तान में या कहीं बैठ के ना कहेगा पहले इतने पैसे ले आओ, पहले ये कर दो, आपका ये भी चाहिए वो, यार यूरो में पैकेज बेच रहे होते हैं, यूरो में उनको कल परसों की बात है कि स्टूडेंट था, अभी कल बात हो रही थी,
25 लाख का पैकेज दिया हुआ है इधर जॉर्जिया का। का हालांकि इतना होता नहीं, डबल मतलब डिमांड कर रहे हैं, तो वहाँ पे दे भी रहा है। वो कहता मैं देने लगा था। में पैकेज दे रहे हैं, यूरो चलता है, यूरो चल रहा है। जॉर्जिया में चलता है, करेंसी कौन सी चलती है, और वो करवा रहे हैं काम। यूक्रेन की सबसे बड़ी बात, जॉर्जिया यूक्रेन के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 मंथ। इधर के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट टीआरसी के लिए चाहिए, वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद वो उसकी टीआरसी बनवा के $2500 चाहिए होती है इसके लिए। आपकी टीआरसी वैसे कहना नहीं चाहिए, कोई पैसे लिए हैं आपसे नहीं लिए। इसी तरह काफी हमारा सिर्फ ये काम नहीं है, सिर्फ हमारा पैसों तक मोहब्बत है। उबैद ने मेरी टीआरसी उबैद ने बनवाई थी, कोई पैसे नहीं लिए। मैं लिटरली बता रहा हूँ आप सबको कि मैं जब आया था ना तो जॉर्जिया, तो मेरा ज़ोएब भाई से फोन पे कांटेक्ट इतनी अच्छी डीलिंग इनकी थी ना, बगैर पैसों के। इन्होंने नई डिमांड की कि यार मैं आपको डील कर रहा हूँ। इन्होंने सिर्फ इतना पूछा आप कहाँ के, मैंने कहा मैं लिया का, मैंने पूछा कहाँ के, मुल्तान का। उन्होंने कहा भाई हो आप आ जाओ। मैं आया सीधा, मैं इनके अपार्टमेंट में आया, और नो डाउट बहुत अच्छी डीलिंग। टीआरसी का काम, हालांकि मेरा टीआरसी का इनका लेना देना कोई नहीं था, लेकिन ये मेरे साथ गए, इन्होंने मेरा सारा काम कराया, पूरी हेल्प की। अपार्टमेंट में ऐसी मेरे जॉर्जिया में मेरे अपार्टमेंट में कोई आपने लास्ट मंथ दिया किसी को? नहीं, कोई रेंट देते हैं पर मंथ जो है, लास्ट मंथ नहीं मांगा कभी किसी से, और एक अच्छे से। और मेरा कोशिश यही होती है, अल्लाह ताला ने इतना किया है और आगे भी कर रहा है, तो इंशाल्लाह एक दूसरे का फ्री में भी काम करो, फायदा होता है यार, फायदा करो। क्योंकि जो बाहर से आ रहा है वो भी परदेश आ रहा है, आप उसको ख्याल करोगे तो वो आपका करेगा, बिल्कुल ऐसे ही। और बस यही है, कुछ लोगों की मोहब्बत है, मैं तो यही कहना चाहूंगा, और अल्लाह का शुक्र है, ये दो चीजें हैं, और माँ बाप की दुआएं हैं जिसकी वजह से इधर। नहीं तो मैं अभी हर बंदे को यही कहता हूँ, भाई हम इस काबिल नहीं थे, और इंशाल्लाह आने वाले दौर में आगे भी जाएंगे इससे, और अल्लाह ने चाहा तो, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। बस इसको मेरे ख्याल में खत्म करते हैं, बहुत देर होगी अब, तो बहुत देर आवाम बोर होने लगी होगी। नहीं, जो मोहब्बत, अच्छा मैंने ये भी नोटिस किया, जो मोहब्बत करते हैं हम बोर नहीं होते, अब मुझे पता लगा। तो इस ब्रॉडकास्ट, इसको क्या कहेंगे वैसे हम? पॉडकास्ट यार मैं मजाक बनाता था इसका, अपनी बातें शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये बस हमारा भी हमने कहा आज एक वीडियो बना देते हैं, तो यार इन्फॉर्मेटिव है ना, इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लोगों के साथ शेयर करनी है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी का कुछ ना कुछ क्वेश्चन या कोई ना कोई माइंडसेट क्लियर हुआ होगा, तो आप लोग इसको, ये नहीं है कि पाकिस्तान से ही डायरेक्ट आ रहे हैं, देखें यूके से भी आ रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, यूक्रेन से आ रहे हैं, पोलैंड से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। क्यों? किसी चीज़ की वजह से यहाँ पे लाइफस्टाइल भी अच्छा है एक तो, और यहाँ का जो बजट है ना वो मैनेजेबल है, कि एक स्टूडेंट बगैर घर किसी को तंग किए अपना यहाँ पे मैनेज कर सकता है। तो इसको ख़त्म करते हैं, बस इंशाल्लाह आप लोग मोहब्बत करें, प्यार करें, और वीडियो को शेयर करें। और एक ज़ोएब भाई का स्टाइल है, एक भाईजान, ये मेरा स्टाइल है ओनली वन वाला। और बस इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं, और अपना ख्याल रखें, और इसको शेयर करें, और बाकी वन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।